रोहन सवरा की हालत देखकर गुस्से से भैरव को देखता है और उसके मारने के लिए उठने वाला होता है कि अचानक सवरा के हाथ को पकड़ लेता है और सांसें लेने की कोशिश करते हुए, प्लीज उन्हें कुछ मत करो, वो मेरे भैया हैं। यह सुनकर तो रोहन शॉक्ड हो जाता है। वहीं भैरव धड़ाम से घुटनों के बल गिर जाता है। तभी पुलिस की फौज हॉल के चारों ओर से घेर लेती है और भैरव के ऊपर गन पॉइंट करते हुए एक लड़का अमन, जो कि सवरा का बॉडीगार्ड है, जिसे सवरा की सेफ्टी के लिए तियारा ने रखा था, भागते हुए आता है और रोहान को देखते हुए, जल्दी चलो, हमें मैम को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रोहान बिना वक्त गवाए सवरा को गोद में उठाकर तेज कदमों से ले जाने लगता है। सवरा रोहान को देखकर मुस्कुराते हुए, मिस्टर हैंडसम, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरी सांसें थमने वाली हैं। ये सुनकर रोहान गुस्से में सवरा पर चिल्लाता है, अपनी बकवास बंद करो, बिल्कुल चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सवरा दर्द से खुद को संभाल नहीं पा रही थी। रोहान का पूरा हाथ सवरा के खून में रंग चुका था। सवरा की आंखें बंद होने लगती हैं। रोहान जल्दी से एम्बुलेंस में ले जाकर खुद को बाहों में भर कर रखता है। उसे देखकर, वोट बॉय, सर आप पेशेंट को वहां लेटा दीजिए। उससे इतना बोलते ही रोहन उस पर जोर से चिल्लाता है, मैं इसे कभी खुद से अलग नहीं करूंगा, समझे तुम चुपचाप अपना काम करो। वोट बॉय आगे जाकर ड्राइवर के साथ बैठ जाता है। अमन बस रोहन को देखता रहता है। सबरा फिर एक बार मुस्कुराते हुए अपने हाथ रोहन की गाल पर रखकर कहती है, मिस्टर हैंडसम, तुम गुस्सा करते हुए अच्छे लगते हो, पर मैं तुम्हारी स्माइल एक बार देखना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बस स्माइल करते हुए इमेजिन किया था, जिस पर तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम से लग रहे थे। मैं तुम्हें रियल स्माइल करता देखना चाहती हूँ। रोहन एकटक सवरा को देखता रहता है, फिर झटके से उसके सीने में लगा लेता है और दर्द भरी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सवरा मुस्कुराते हुए रोहन के कान में कहती है, आई रियली लाइक यू मिस्टर हैंडसम। इतना कहते ही सवरा की सांसें धीरे धीरे धीमी होने लगती हैं। अचानक एम्बुलेंस रुकती है। रोहन बाहर देखता है तो वो लोग हॉस्पिटल आ चुके थे। रोहन सवरा को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है। उसे पहुंचते ही सवरा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। रोहन एकटक दरवाजे को देखता रहता है, फिर दरवाजे से टिककर आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें के सामने सवरा की मुलाकातों से लेकर अब तक की सारी घटनाएं बिल्कुल रील की तरह चलने लगती हैं। फैक्ट्री में काव्या सामने खड़ी औरत को देखकर नम आंखों से देखते हुए, माँ आप जिंदा है? वह औरत बिल्कुल इमोशनलेस चेहरा बनाकर, हाँ बच्चा मैं जिंदा हूँ, इतना बोलते ही वह जोर जोर से हंसने लगती है। काव्या कंफ्यूज होकर उस औरत को देखती है। वह औरत काव्या को देखकर हंसते हुए, कितनी भोली हो तुम, बिल्कुल कल्याणी की तरह। फिर एकदम से गुस्से से, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। काव्या के साथ सभी शॉक्ड हो जाते हैं। रोहिणी चलते हुए काव्या के पास आती है। काव्या के गाल पर हाथ रखकर रोहिणी कहती है, हाँ मेरी नातिन, ये तुम्हारी माँ नहीं मासी है, और मैं तुम्हारी नानी कल्याणी और रुक्मणी जुड़वा बहनें हैं। काव्या को तो इन सब की बातों पर यकीन ही नहीं होता। तभी अरुणी देवी की आवाज़ आती है, काव्या तुम्हारी नातिन है? रोहिणी काव्या के गालों से हाथ हटाती है और अरुणी देवी को देखकर, हाँ अरुदी, काव्या मेरी नातिन है। काव्या एकटक बस रोहिणी को देखती है। काव्या धीरे से कहती है, लेकिन माँ ने तो कहा था उनका कोई परिवार नहीं, सब मर चुके हैं। इस पर रुक्मणी बोलती है, हाँ क्योंकि तुम्हारी माँ तो सती सावित्री थी ना, उसे गलत लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था, तो बस वह हमेशा रिश्ता तोड़कर चली गई। और वैसे भी तुम्हारी माँ की वजह से हमने पता नहीं क्या क्या सहा है। इतना बोलते ही रुक्मणी काव्या के बाल को पकड़कर गुस्से से कहती है, और अब सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बेटी नित्या की जान चली गई। बोलते हुए रुक्मणी काव्या के बाल खींचने लगती है। काव्या दर्द से आंखें बंद करते हुए अपने हाथ पर हाथ रखकर हुए कहती है, रुक्मणी गुस्से में, तुम्हारे इस चेहरे की वजह से मेरी नित्या इस दुनिया में नहीं रही। काव्या को दर्द में देख अनुराग खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगता है। रोहिणी को जैसे काव्या के दर्द से कोई मतलब ही नहीं था। उसमें से उसके खुद के परिवार उसके दर्द पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे। वहीं सिंगानिया परिवार में हर एक कोई काव्या के लिए एहसास जाहिर कर रहा था। रुक्मणी काव्या को दर्द में दे ही रही थी कि अचानक से कोई सारे बॉडीगार्ड और पुलिस सबको घेर लेती है। पुलिस को देखकर सब पीछे हट जाते हैं, लेकिन रुक्मणी अब तक काव्या को नहीं छोड़ती। दो लेडी कांस्टेबल जाकर रुक्मणी को पकड़ लेती हैं और एक लेडी कांस्टेबल उसके हाथ को जिससे उसे काव्या के बाल पकड़े थे, उस दूसरी रुक्मणी के बालों को पकड़ लेती है। आदित्य, ध्रुव और प्रियांश एक साथ अंदर आते हैं। सभी प्रियांश को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। पुलिस सभी को वहां से लेकर चली जाती है। आदित्य पुलिस को देखकर, मैं जब तक ना कहूं इनमें से किसी को रिहा मत करना। पुलिस हाथ से हिलाकर चले जाते हैं। प्रीत होश में आते ही सीधे भागकर जाती है और प्रियांश के गले लग जाती है। प्रीत रोते हुए, प्रियांश तुम ठीक हो? कहाँ थे अब तक? प्रियांश मुस्कुराते हुए प्रीत की पीठ को सहला कर दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप ये क्या बच्चों की तरह रो रही हैं? प्रियांश प्रीत से अलग होकर जोर से मारकर चिल्लाती है, ये क्या मजाक था प्रियांश? प्रियांश अपने हाथ को देख हाथ रखकर, आदि दर्द होता है। प्रीत फिर एक बार रोते हुए प्रियांश के गले लग जाती है। प्रियांश अपनी नीलिमा के पास जाकर उसके आगे दोनों घुटनों के बल बैठकर कान पकड़ लेता है और नीलिमा को देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी माँ, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया, लेकिन ये सब करना जरूरी था। इसके लिए आप मुझे जो सजा देना चाहें वो दे सकती हैं। नीलिमा एकदम रोते हुए प्रियांश को उठाकर गले लग लेती है। सभी की आंखें नम सी हो जाती है। प्रियांश अपनी दादा और पापा को भी सॉरी बोलता है। प्रियांश अब काव्या के सामने खड़ा होकर, काव्या बस प्रियांश को देखती रहती है। प्रियांश काव्या को देखकर, बड़ी नसीब वाला हूँ मैं जो मुझे आपके जैसा दोस्त मिला। अपनी जान को दाव में रखकर
आपने बस हमारी जान बचाने की कोशिश की। आई एम वेरी लकी। फिर प्रियांश अपने कान पकड़कर कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके जज्बातों की कद्र नहीं की। काव्या कुछ देर तक प्रियांश को देखती रहती है, फिर अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर प्रियांश अपने हाथ बढ़ाने वाला होता है कि वह एकदम से अपने हाथ को रोक देता है। वहीं जब आदित्य काव्या की आंखों में आंसू देखता है तो जल्दी से उसकी ओर बढ़ जाता है। आदित्य के पहुंचते ही काव्या आदित्य के गले लगकर रोने लगती है। काव्या आदित्य के सीने से लगे हुए रोते हुए कहती है, अच्छे से माफी मांगिए। प्रियांश कंफ्यूज होकर, अच्छे से कैसे मांगू? काव्या एकदम से कान पकड़कर उठक बैठक कीजिए। प्रियांश हैरान होकर काव्या को देखता है। प्रियांश के ऐसा देखता पाकर काव्या और जोर से रोने लगती है। प्रियांश हड़बड़ा कर, अच्छा बाबा कर रहा हूँ बोलते हुए प्रियांश उठक बैठक करते हुए सॉरी बोलने लगता है। प्रियांश और काव्या की हरकत देखकर दुख भरी माहौल में भी सब हंसने लगते हैं। कुछ ही दूरी में सारा परिवार जाने लगता है। प्रियांश एकटक काव्या को देखने लगता है। उसकी नजरों को देखकर ध्रुव प्रियांश के कंधे पर हाथ रखता है। प्रियांश मुड़कर ध्रुव को देखता है। ध्रुव एक नजर प्रियांश को देखकर काव्या की तरफ देखकर कहता है, मुझे अच्छे से पता है तुम काव्या के लिए क्या फील करते हो। भले ही तुमने ये सब नाटक किया था, पर फिर भी तुम्हारे दिल में काव्या के लिए फीलिंग है। ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। प्रियांश भी जाती हुई काव्या की ओर देखकर कहता है, हाँ ये सच है कि मैं काव्या से सच में प्यार करता हूँ। वो है ही ऐसी कि मैं खुद को उसके प्रति उत्पन्न एहसासों को रोक नहीं पाया। प्रियांश की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगता है। अब तक सब कोई जा चुके थे, फैक्ट्री में बस प्रियांश और ध्रुव थे। ध्रुव मुस्कुराते हुए, सच कहा तुमने, काव्या है ही ऐसी कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए। अब मुझे ही देख लो, मैं भी पहली नजर में काव्या को दिल दे बैठा था। लेकिन प्रियांश हैरानी से ध्रुव को देखता है। तभी बाहर से श्रेष्ठा की बुलाने की आवाज आती है। ध्रुव बाहर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, जरूरी नहीं कि पहला प्यार ही श्योर होता है, दूसरी मोहब्बत भी बहुत सुकून दे जाती है, जो अब मैं फील कर रहा हूँ मेरी वाइफी के साथ रहकर। भले ही मेरा पहला प्यार काव्या थी, लेकिन एट प्रेजेंट और आखिरी सांस तक मेरा प्यार सिर्फ श्रेष्ठा रहेगी। इतना बोलते ही ध्रुव प्रियांश की ओर देखकर, मैं तुमसे ये तो नहीं कहूंगा कि तुम भी वही करो जो मैंने किया, पर मैं बस तुमसे इतना कहूंगा कि हम जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी खुशी छीनने का क्रेडिट हमें मिल जाए तो ये कोई प्यार नहीं, बस पानी की चाहत है। इतना बोलकर ध्रुव प्रियांश के कंधों को थपथपाता है और वहां से निकल जाता है। कार में आदित्य और काव्या बैठे हुए थे। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। आदित्य अपने फोन में बिजी था और काव्या बस आदित्य की से बात शुरू कैसे करे ये सोच रही थी। इस घबराहट में काव्या अपने हाथ बार बार मसल रही थी। आदित्य भी काव्या को नोटिस कर रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। काव्या से जब कुछ बोला नहीं जाता है तो वह फ्रस्ट्रेट होकर सीट से जोर से टेक लगाकर बैठ जाती है। अनुराग सीधे सपना के घर जाता है। उसे देखते ही अनु दौड़ते हुए आकर अनुराग के लिपट जाती है। अनुराग अनु को गोद में उठाकर गाल पर किस करता है। अनु भी अनुराग की गाल पर किस करते हुए कहती है, पापा रियली मिस यू। अनुराग अनु के नाक पर टेप करके, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। सपना एकटक अनुराग को देखती रहती है। प्रकाश और शिखा भी वहीं खड़े थे। अनुराग दोनों को देखकर, माँ पापा मैंने सपना और अनु को लेकर जाने वाला हूँ और लेने ही आया हूँ। अनु जब ये सुनती है तो जल्दी से प्रकाश और शिखा को देखते हुए खुशी से बाय बोलने लगती है। वहीं ये सब सुनकर तो सपना की खुशी के जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सपना के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर प्रकाश और शिखा भी मुस्कुराते हुए अनुराग को देखकर हामी सिर हिला देते हैं। अनुराग सपना और शिखा आगे पैर प्रकाश और शिखा के पैर छूकर उन्हें अलविदा कहकर कार में अनु को गोद में लेकर बैठ जाता है। सपना भी उसके साथ बैठ जाती है। अनुराग कार स्टार्ट करता है। सपना अनुराग के हाथ पर अपना हाथ रख लेती है। अनुराग सपना को देखता है और फिर से मुस्कुराते हुए आगे देखकर ड्राइव करने लगता है। अर्जुन प्रीत को गोद में उठाकर कमरे की ओर बढ़ रहा था। वहीं प्रीत खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, छोड़िए अर्जुन, हमें अपने घर जाना है, हमें प्रिंस के साथ कुछ वक्त बिताना है, उससे बातें करनी है। अर्जुन प्रीत की बातें बिना सुने कमरे में जाकर दरवाजा लॉक करता है। फिर प्रीत को लेकर बेड पर बिठा देता है। प्रीत उठकर खड़ी होती है। अर्जुन उसे झटके से प्रीत के हाथों को पकड़कर उसे बिठा देता है। प्रीत कुछ बोलने को होती है कि अर्जुन सीधे प्रीत के होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। प्रीत पर पकड़ कसकर अर्जुन उसके कंधों पर किस करने लगता है। अर्जुन बहुत ही सॉफ्टली प्रीत को किस करने लगता है। प्रीत भी अब अर्जुन का साथ देते हुए उसे किस करने लगती है। 15 मिनट की किस के बाद अर्जुन धीरे से प्रीत के होठों को छोड़कर उसे देखने लगता है। प्रीत की आंखें बंद थी। काफी देर तक बाद प्रीत अपनी आंखें खोलती है तो पाती है अर्जुन उसके चेहरे को बहुत करीब था। अर्जुन प्रीत की आंखों में देखकर, जान आज माँ पापा दादाजी और प्रियांश यही रुके हैं। प्रीत बस एकटक अर्जुन को देखती रहती है। इस पर अर्जुन मुस्कुराते हुए उसे दूर हटकर वॉशरूम में चला जाता है। आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है। लैपटॉप लेकर बेड की तरफ जाकर फोन लेता है और सोफे की तरफ जाने लगता है कि काव्या आप उससे नाराज हैं। आदित्य काव्या की आवाज़ सुनकर कोई रिएक्ट नहीं करता और अपने कदम बढ़ाते हुए जाने लगता है कि उसे फिर एक बार काव्या की आवाज़ सुनाई देती है, मिस्टर हस्बैंड। आदित्य जब अब मुड़कर काव्या को देखने लगता है तो इस वक्त जमीन पर घुटनों के बल बैठकर कान पकड़ी हुई थी। काव्या आदित्य को देखकर, आई एम सॉरी आप पर विश्वास नहीं करने के लिए, आई एम सॉरी बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने के लिए, आई एम सॉरी आपको ना समझने के लिए, आई एम सॉरी आपको दर्द देने के लिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना। आदित्य काव्या के ओर बढ़कर अपने हाथ आगे आगे करता है। काव्या आदित्य के हाथ पकड़ लेती है। आदित्य काव्या को उठाकर बेड पर बिठाने के लिए कहता है। काव्या बेड पर बैठकर एकटक बस आदित्य को देखती है। आदित्य लैपटॉप और फोन को साइड में रखकर काव्या की गाल पर एक हाथ रखकर, दोनों को नजर आपस में मिली हुई थी। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए, मैंने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना, तुम पर मैंने हाथ उठाया, बहुत दर्द दिया होगा ना तुम्हें, आई एम सॉरी वाइफी, कहते हुए आदित्य आगे बढ़ने लगता है। ये देख काव्या की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। आदित्य आगे बढ़कर काव्या की गाल पर किस करता है। काव्या बस आदित्य को देखती रहती है। इतना करते ही आदित्य दूर हो जाता है। काव्या तुरंत आगे बढ़ती है और आदित्य के चेहरे को दोनों हाथों में थामकर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। काव्या कैसे करते ही आदित्य काव्या की कमर को पकड़कर खींच लेता है, जिससे दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों के होठ रसीले रस पीने लगते हैं। इतने मगन हो गए कि उसे किस करते हुए आधा घंटा बीत गया। काव्या धीरे से आदित्य के होठों को छोड़ती है और फिर गले लगकर अपनी सांसें नॉर्मल करने लगती है। कुछ ही देर बाद काव्या आदित्य से अलग होकर आदित्य
आदित्य को देखने लगती है। वहीं हॉस्पिटल में सबरा का ऑपरेशन हो चुका था, वह बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। रोहन अंदर जाता है, उसे सामने घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ पकड़कर उसे देखने लगता है। सबरा धीरे से आंखें खोलती है। रोहन को देखते ही सबरा के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। रोहन सबरा के गाल पर हाथ रखकर, तुम ठीक हो, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? सबरा मुस्कुराते हुए नामे से हिला देती है। रोहन एकटक सबरा को देखने लगता है। सबरा भी रोहन को देखती रहती है। सबरा उसी तरह से देखते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, मुझे बेड पर लेटे रहना पसंद नहीं है, प्लीज़ तुम मुझसे आज ही लेकर चलो। रोहन बहुत नरमी से, आज यहीं रहो, मैं तुम्हें कल लेकर जाऊंगा। सबरा का मुंह बन जाता है, फिर वह कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रोहन जमीन से उठकर जाने लगता है कि सबरा कहती है, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? रोहन पीछे मुड़कर सबरा को देखकर, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सबरा रोहन की आंखों में गहराइयों से देखने लगती है। तो आई होप दोस्तों आपने स्टोरी को लाइक कर दिया होगा। स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। सारी मुसीबतों को खत्म होकर एक नई सुबह सिंगानिया विला में फैल जाती है। कमरे में आदित्य और काव्या के कपड़े फर्श पर गिरे हुए थे और दोनों एक चादर में लिपटे हुए सो रहे थे। सूरज की धीमी रोशनी पड़ते ही काव्या कसमकसाते हुए आदित्य के सीने पर चुभने लगती है। आदित्य आंखें बंद करके ही काव्या के माथे को चूमकर उसे बाहों में भर लेता है। काव्या अपने हाथ आदित्य की खुली पीठ को पर कसने लगती है। वही आदित्य काव्या की खुली कमर को लेकर अपने हाथ को लपेट लेता है। थोड़ी देर तक दोनों वैसे ही आंखें बंद करे रहते हैं। आदित्य अपनी आंखें खोलकर घड़ी की ओर देखता है, जिससे सुबह के 6 बज रहे थे। आदित्य काव्या के कान में धीरे से वाई भी गेट अप। काव्या बस हो में जवाब देती है। आदित्य काव्या के कान पर फिर एक बार कहता है, वाई भी सुबह हो गई है। इतने बोलते ही आदित्य काव्या के कान पर किस कर लेता है। काव्या कसमकसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। काव्या आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या के होठों पर अपनी अंगुली रखकर सहलाने लगता है। कुछ ही देर बाद आदित्य काव्या के होठों पर किस करके पीछे हट जाता है। काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखकर, तुम्हें पता है आजकल तुम बहुत रोंदी हो गई हो, हर बात पर तुम्हारे आंसू झरने के तरह बहने लगते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें चश्मा लगाना पड़ेगा, तब तुम बिल्कुल आंटी जैसी दिखोगी। काव्या घूरकर आदित्य को देखती है, फिर एकदम से कहती है, आपको मैं आंटी दिखती हूँ? आदित्य इधर उधर देखते हुए, मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम आंटी दिखती हो, मैंने तो बस ये कहा कि तुम चश्मा। इतना बोलते हुए आदित्य की नजर काव्या पर पड़ती है, जो उसे बुरी तरह से घूर रही थी, जिसे आदित्य की आगे की बात गले में ही अटक जाती है। कुछ देर तक काव्या वैसे ही घूरकर आदित्य को देखती रहती है। फिर अचानक ही दोनों की साथ में हंसने की आवाज़ आती है। काव्या आदित्य को टाइटली पकड़कर, मैंने आपकी ऐसी बातों को बहुत मिस किया। आदित्य भी काव्या की टाइटली हक करके कहता है, मैंने भी तुम्हारे इस क्यूट से फेस की क्यूट सी मिठास को बहुत मिस किया। सबरा रोहन सबरा को गोद में उठाकर अंदर आ रहा होता है कि तभी मायावती और विशाखा उसे देख लेते हैं। मायावती और विशाखा एक साथ खड़ी होकर, रोहन आप दोनों कहाँ थे और सबरा को आपने गोद में क्यों उठाया है? क्या हुआ है सबरा को? एक साथ इतने सारे सवाल सुनकर सबरा तुरंत जवाब देती है, बड़ी माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबरा इसके आगे कुछ बोलती, रोहन बीच में ही बोलता है, मैं पहले फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलते ही रोहन सबरा को लेकर कमरे की तरफ बढ़ जाता है और जाकर बेड पर अच्छे से लिटा देता है। रोहन सबरा को छोड़कर उसे देखते हुए, 1 इंच भी इस बेड से मत हिलना। सबरा आगे कारी बच्ची की तरह हाँ में सिर हिला देती है। यह देखकर रोहन कबर्ड से कपड़ा निकालकर वॉशरूम चला जाता है। रोहन वॉशरूम में जाकर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। रोहन अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे आंखें बंद करते ही उसके कानों में बहुत सारी आवाज़ सुनाई देती है, आई लव यू एंड आई रियली मिस यू सोना, प्लीज़ उन्हें कुछ मत करो, वो मेरे भाई हैं। सर भैरव अरोरा मैम सबरा के रियल ब्रदर है। सर भैरव अरोरा सबरा के रियल ब्रदर है, लेकिन इसके बावजूद वो पागल दीवानों की तरह मैम से प्यार करते हैं। उसने मैम को पाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। रोहन अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों के सामने अब सबरा का मासूम चेहरा दिखने लगता है। वहीं इसके सिवा उसके कान पर सबरा की कही गई बातें सुनाई देने लगती है। मिस्टर हैंडसम, तुम गुस्सा करते हुए अच्छे लगते हो, पर मैं तुम्हारी स्माइल एक बार देखना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बस स्माइल करते हुए इमेजिन किया था, जिस पर तुम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, पर मैं तुम्हें रियल स्माइल देखना चाहती हूँ। आई रियली लाइक यू मिस्टर हैंडसम। ये सब सुनाई देते ही रोहन खुद को आईने में देखने लगता है। आईने के सामने खड़े होते ही रोहन खुद को बड़े गौर से देखने लगता है। कुछ देर तक वह खुद को वैसे ही देखता है, फिर आईने के सामने से हटकर शावर बंद करता है। कपड़े पहनकर रोहन बाहर आकर देखता है तो मायावती, विशाखा और श्रेष्ठा सबरा के पास बैठी थी। श्रेष्ठा अपने हाथों से सबरा को नाश्ता खिला रही थी, वहीं विशाखा सबरा के लिए एप्पल काट रही थी और मायावती सबरा के बालों पर हाथ फेर रही थी। रोहन चलते हुए उनके पास जाकर बैठ जाता है। उसके बैठते ही श्रेष्ठा रोहन को देखकर, रोहन तुम आ गए, अब बताओ कि सबरा के साथ ये सब कैसे हुआ और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? श्रेष्ठा के सवाल से विशाखा और मायावती की नज़र उस पर चली जाती है। रोहन सबको परेशानी में देखकर सारी बातों को एक एक करके बताता है। रोहन की एक एक बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। श्रेष्ठा एकदम से बोल पड़ती है, कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आई मीन ऐसा नहीं है कि भाई बहन से प्यार नहीं होता, पर ये दीवाना की तरह प्यार करता है और सबरा से शादी भी करना चाहता है। हाउ इट इज पॉसिबल? इस पर रोहन कोई जवाब नहीं देता। वहीं सबरा भी नजरें झुका लेती हैं। थोड़ी देर तक बातचीत के बाद तीनों कमरे से चले जाते हैं। उसके जाते ही रोहन दरवाजा बंद करता है और सबरा के पास आकर बैठ जाता है। सबरा नजरें झुका कर कहती है, मुझे भी फ्रेश होना है। रोहन कुछ देर तक सबरा को देखता है, फिर वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम में बाउन में पानी और एक कपड़ा लेकर आता है और फिर सबरा के कपड़े उतारने लगता है। सबरा हड़बड़ाती हुई, ये आप क्या कर रहे हैं? रोहन सबरा को बिना देखे, आई एम योर हस्बैंड, तो चुपचाप बैठी रहो। रोहन सबरा के टॉप को निकाल देता है और फिर उसके लॉन्ग स्कर्ट को, सबरा के अंदर में शॉर्ट ऑन स्पोर्ट कमीज पहनी थी, रोहन सबरा को स्पॉन्ज बाथ देने लगता है। रोहन के हाथ सबरा के हर एक शरीर के अंग को छूने लगते हैं, जिससे सबरा
सिरन सी उठती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। रोहान के हर एक टच से सवरा को एक बेचैनी सी होने लगती है। थोड़ी देर बाद रोहान पाउल को वॉशरूम में ले जाता है और सवरा को नाइटी पहना देता है। रोहान सवरा को अच्छे से लेटाकर खुद भी उसके पास लेट जाता है। रोहान के लेटते ही सवरा उसे बहुत करीब चली जाती है। सवरा एकटक रोहान को देखने लगती है। रोहान भी सवरा को ही देख रहा था। सवरा रोहान की आंखों में देखकर, तुम इतने अच्छे हो, अच्छे क्यों हो? पहली मुलाकात में तुमने मुझे इतनी रूडली बिहेव किया, फिर भी तुम मुझे उसी वक्त से बहुत पसंद आई, क्योंकि मैंने तुम में कुछ डिफरेंट देखा। यू आर वेरी डिफरेंट। मुझे कभी नहीं लगता था कि तुम कभी मेरे होगे। रोहान तुरंत रूडली जवाब देता है, आई एम नॉट योर, ओके? कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारा होऊंगा। सवरा मुस्कुराते हुए कहती है, अभी अभी तुमने कहा था यू आर माई हस्बैंड, भूल गए क्या? मुझे तो समझ में यह नहीं आता कि अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते, तो मेरे शक्ल नहीं देखना चाहते, तो मुझे अपने करीब क्यों लेकर आते हो? कल तो मैं मर भी रही थी, मर जाने दिया होता, तुमसे हमेशा के लिए दूर चली जाती। सवरा के ये कहते ही रोहान एकदम से सवरा के हाथ को टाइटली पकड़ता है। वही तो प्रॉब्लम है ना, जब तुम मुझसे दूर जाती हो तो ऐसा लगता है जैसे मैं जी ही नहीं पाऊंगा, और जब करीब होती हो तो बस तुमसे दूरी बनाकर रखने का मन करता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी अपना नहीं बनाऊंगा। सवरा एक टक रोहान को देखती रहती है। रोहान को जब एहसास होता है कि उसने सवरा का हाथ जोर से पकड़ा हुआ है, तो वह तुरंत उसके हाथ को छोड़ देता है। रोहान की छोड़ती सवरा रोहान के को गले लगा लेती है और धीरे से कहती है, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विथ यू, आई रियली 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 लाइक यू मिस्टर हैंडसम। रोहान चुप रहता है। कुछ देर बाद सवरा सो जाती है। उसके सोते ही रोहान उसके चेहरे को बड़े गौर से देखता है। देखते देखते वह धीरे से बोलता है, आई थिंक आल्सो, बोलकर रुक जाता है और सवरा के माथे को चूम लेता है। सवरा नींद में ही मुस्कुराने लगती है। श्रेष्ठा और ध्रुव आपस में किसी से बात पर बहस कर रहे थे। श्रेष्ठा ध्रुव को, देखो ध्रुव, मुझे पंगा मत लो वरना बहुत बुरा होगा। ध्रुव उसी अंदाज में, तुम भी मुझसे पंगा मत लो वरना बहुत बुरा होगा। श्रेष्ठा एकदम से चिढ़ जाती है। रुको मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। बोलते हुए श्रेष्ठा आगे बढ़कर ध्रुव के पेट पर पंच मारने को होती है कि उससे पहले ध्रुव उसे रोककर घुमा देता है। श्रेष्ठा पलटने लगती है। ध्रुव को जब एहसास होता है कि वह श्रेष्ठा को संभाल नहीं पाएगा, तो वह तुरंत श्रेष्ठा की गर्दन पर किस करता है। ध्रुव के ऐसा करते ही श्रेष्ठा चुप हो जाती है। श्रेष्ठा को चुपचाप महसूस कर ध्रुव तुरंत उसे खुद से दूर कर देता है। श्रेष्ठा भी तुरंत आगे बढ़कर उसके पैर से कराटे स्टाइल में उस पर अटैक करने को होती है। ध्रुव घूमकर श्रेष्ठा के गाल पर तुरंत किस करता है। श्रेष्ठा चिढ़ते हुए मन में, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलते ही श्रेष्ठा आगे बढ़कर ध्रुव के सीने पर किस करती है। उसके ऐसे करते ही ध्रुव खुद को प्रोटेक्ट करना छोड़ देता है। श्रेष्ठा धीरे से ध्रुव को किस करते हुए ऊपर जाती है और फिर अचानक से जोर से उसकी गर्दन पर बाइट कर लेती है और उसे दूर हो जाती है। ध्रुव के मुंह से आह निकल जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा को घूरकर जंगली शेरनी श्रेष्ठा जीभ दिखाकर भागने लगती है। ध्रुव भी उसके पीछे जाता है। दोनों चूहे बिल्ली की तरह पकड़म पकड़ाई खेल रही थी। तभी विशाखा की आवाज आती है, ये सब क्या हो रहा है? ध्रुव और श्रेष्ठा एक साथ रुक जाते हैं। श्रेष्ठा दौड़कर विशाखा के पास जाती है और एकदम शिकायत करते हुए, मामी आपको पता है इस भूक्कड़ ने मेरी रसमलाई खा ली। विशाखा ध्रुव की ओर देखती है। ध्रुव दोनों को देखकर, हाँ तो रखा हुआ था तो मुझे लगा मेरा है। श्रेष्ठा चिल्लाते हुए, मैं तुम्हें बताकर गई थी कि ये मेरी है और मैं आकर खाऊंगी। दोनों फिर एक बार बहस करने लगे। विशाखा एकदम से चिल्लाती है, चुप हो जाइए दोनों। ध्रुव और श्रेष्ठा चुप हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को जलती आंखों से देख रहे थे। विशाखा श्रेष्ठा के कंधे पर हाथ रखकर, श्रेष्ठा आप किसी और दिन खा लीजिएगा, आज तो सब खत्म हो गई। ये सुनकर श्रेष्ठा का पूरा सा मुंह बन जाता है। तभी काव्या का एक बाउन में रसमलाई लेकर आती है और श्रेष्ठा को देते हुए, श्रेष्ठा तुम ये खा लो। श्रेष्ठा पहले बाउन को देखती है, फिर काव्या को देखकर, क्या हुआ तुमने नहीं खाई? काव्या जवाब देती है, वो मुझे और उनको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, इसीलिए हमने साथ में बस एक ही खाई। काव्या का जवाब सुन ध्रुव मन में, जब दोनों अपने होठों से एक दूसरे का हर वक्त मीठा करवाते रहते हो तो कहाँ से मीठा खाने का मन करेगा। वहीं श्रेष्ठा काव्या से बाउन ले लेती है। रात के वक्त सभी टेरिस पर मौजूद थे। टेरिस को बहुत अच्छे से सजाया गया था। अनु ब्लून को पकड़कर खेल रही थी। अनुराग और सपना चेयर पर पास पास बैठे बातें कर रहे थे। सभी को इंतजार था। तो रात के 12 बजे का काव्या अपनी नजरें इधर से उधर फहराने लगती है, पर आदित्य कहीं नहीं होता। ये देखकर काव्या, ये कहाँ रह गए? इतना बोलकर काव्या सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। तभी प्रीत बीच में ही मिलती है। प्रीत को देखते ही काव्या नजरें झुका लेती है। अचानक उसके कानों पर प्रीत की चिल्लाने की आवाज आती है, काव्या तुमने तो कहा था कि तुम प्रिंस को कुछ नहीं होने दोगी, फिर ये सब कैसे हुआ? असल में ना काव्या, गलती सिर्फ तुम्हारी है। ना तुम प्रिंस से कभी मिलती और ना कभी प्रिंस को तुमसे प्यार होता, ना ही आज उसके साथ ये सब होता। ये सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से ही मेरे प्रिंस की जान गई है। तुम गुनहगार हो इन सब की। प्रीत को काव्या के नजरें झुकाए देख टीस सी उठती है। वह काव्या का हाथ पकड़ती है तो काव्या प्रीत को देखने लगती है। प्रीत गिल्ट भरी आंखों में देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी काव्या, मैंने उस वक्त पता नहीं क्या क्या बोल दिया। उस वक्त मेरे दिमाग में काम करना बंद कर दिया था, इसलिए जो मुंह में आता चला गया मैं बकती चली गई। प्लीज माफ कर देना। काव्या, कोई बात नहीं। प्रीत झट से काव्या के गले लग जाती है। प्लीज काव्या, मुझे माफ कर दो। आज कुछ वक्त में ये पुराने साल खत्म हो जाएगा, तो प्लीज तुम पुरानी बातों को भूल जाओ ना। आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। काव्या प्रीत
के पीठ पर हाथ रखकर, प्रीत मैं वो सब कब का भूल चुकी हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। हालात ही ऐसे थे कि जज्बात बाहर आना ही जायज़ था। स्टडी रूम में आदित्य खड़ा था और प्रियांश सोफे पर आराम से पैर पर पैर रखकर एप्पल खा रहा था। प्रियांश खाते हुए, क्या हुआ आदित्य, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आदित्य कुछ देर तक बिना बिल्कुल चुपचाप रहता है, फिर वैसे ही खड़े कहता है, मुझे पता है तुम मेरी वाइफ ही से प्यार करते हो। तुम्हारी आंखों में मुझे अच्छी तरह से वो एहसास दिखते हैं। प्रियांश लापरवाही से, हाँ तो क्या तुमने मुझे यहाँ काव्या को मेरे हवाले करने के लिए बुलाया है? आदित्य प्रियांश की ओर मुड़कर उसे देखते हुए सीरियस में, अगर मैंने हाँ कहा तो तुम क्या करोगे? प्रियांश के हाथ से एकदम से एप्पल छूटकर गिर जाता है। वह आदित्य को देखने लगता है जो बहुत सीरियस में खड़ा था। प्रियांश सोफे से उठकर एकदम चिल्लाते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या बकवास कर रहे हो? आदित्य वो तुम्हारा प्यार है और काव्या का प्यार भी सिर्फ तुम हो, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि मैं तुमसे काव्या को छीनूंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। काव्या की खुशी सिर्फ तुम हो और मैं अपने प्यार की खुशी उससे कभी नहीं छीनूंगा। आदित्य चुपचाप प्रियांश को देखता रहता है, फिर उसके पास जाकर उसके कंधों पर हाथ रखकर, मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना था। आई विश कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई आज आई जो सिर्फ तुम्हारी हो। प्रियांश बस आदित्य को देखता रहता है। वहीं काव्या बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसे आदित्य का बिहेवियर देखकर बहुत अच्छा लगता है। उसके होठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है। वह एक नज़र स्टडी रूम को देखकर वहां से चली जाती है। वहीं अंदर प्रियांश एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी लाइफ में कोई ना हो, सिर्फ काव्या हमेशा मेरे दिल में रहे? इसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आदित्य के होठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है। वह प्रियांश को देखकर, प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी, तुम्हें होगी। जब एक तरफा मोहब्बत होती है ना, तब जितनी तकलीफ होती है ये मैंने अच्छी तरह से महसूस की है। जब हम अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखते हैं तो दिल इतना तड़पता है कि खुद को मरने का मन करता है। कुछ लोग एक तरफा मोहब्बत में पागल हो जाते हैं तो कोई खुद को मार देते हैं और या कोई उसी को मार देते हैं जिसे वो प्यार करते हैं। यह सुनकर प्रियांश से एकदम से बोल पड़ता है, तो क्या तुम भी एक तरफा मोहब्बत कर चुके हो? आदित्य प्रियांश को देखता है। प्रियांश की बातों को टालते हुए आदित्य घड़ी को देखकर कहता है, चलो 5 मिनट है नए साल को शुरू होने में। इतना बोलते हुए आदित्य आगे बढ़ जाता है। प्रियांश कुछ देर तक आदित्य को देखता है, फिर वह भी उसके पीछे चला जाता है। 12 बजते ही टेरिस पर एक जोरदार आवाज गूंजती है, हैप्पी न्यू ईयर। उसके साथ पटाखों की थोड़ी शोर और मिठाइयों बांटने की, कुछ नई साल का स्वागत इसी तरह से सारा सिंघानिया परिवार करता है। तो आई होप दोस्तों हमारे यहाँ भी जल्द ही नया साल आने वाला है, तो आप सब कैसे करने वाले हैं नई साल की शुरुआत, ये हमें कमेंट करके बताइए। मेरी तरफ से आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। ध्रुव बेड पर सो रहा था, तभी उसे कुछ एहसास होता है। उसकी आंखें बंद करके ही अपने हाथ से श्रेष्ठा को खोजने की कोशिश करता है। पूरे बेड पर श्रेष्ठा नहीं थी, ये महसूस होते ही ध्रुव आंखें खोलकर है और लाइट चलाकर टाइम देखता है, जहां रात के 2 बज रहे थे। ध्रुव जल्दी से बेड से उठकर दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजा खुला होता है। ध्रुव श्रेष्ठा को ढूंढते हुए गार्डन पहुंच जाता है। ध्रुव की नजरें सीधे बेंच पर बैठी श्रेष्ठा पर पड़ती हैं, जो एक फ्रेम को गले लगाए रो रही थी। ये देखकर ध्रुव जल्दी से श्रेष्ठा की तरफ दौड़ जाता है, उसके पास बैठकर गले लगा लेता है। व्हाट हैपेंड बेबी? श्रेष्ठा कोई जवाब नहीं देती, बस रोती रहती है। ध्रुव श्रेष्ठा की पकड़ फ्रेम को देखकर खुद देखता है। फ्रेम में श्रेया और श्रेष्ठा की फोटो थी जिसमें दोनों हंस रही थी। ये सब देखकर ध्रुव श्रेष्ठा को देखता है जो अब शांत हो चुकी थी। ध्रुव श्रेष्ठा को उसको अलग करके उसके आंसू को पूछता है। श्रेष्ठा ध्रुव के कंधों पर सर रखकर सामने देखते हुए कहती है, हर न्यू ईयर पर हम दोनों बहुत मस्ती करते थे। ये हमेशा मेरे लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लाती थी। आई रियली मिस यू हर। इतना बोलते ही श्रेष्ठा चुप हो जाती है। ध्रुव सामने देखते हुए अपनी सीरियस वॉइस में, बेबी थिंक मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। श्रेष्ठा गलत थी, वो मुझे मारने आई थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, बट मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खुद को सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। मैंने श्रेया को मारा, इस बात का सबूत भी मेरे पास है। श्रेष्ठा सर उठाकर ध्रुव को देखती है, जिसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे। श्रेष्ठा ध्रुव से नजरें हटाकर उसे बाजुओं को पकड़कर, ध्रुव आई नो दैट कि तुम गलत हो, तुमने मेरी दी को मारा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। मैं तुमसे बहुत नफरत करती थी, तुम्हें मारने की कोशिश कर भी की। बोलते हुए श्रेष्ठा रुक जाती है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद श्रेष्ठा एकदम से बोलती है, प्यार 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 कहने को तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें बहुत ताकत है। प्यार किया नहीं जाता, वो बस हो जाता है। कब होता है, किससे होता है, क्यों होता है, इस बात का अंदाजा तक हमें नहीं होता। मुझे नहीं हुआ और तुमसे प्यार हो गया, अपनी दी के मर्डर से प्यार हो गया। श्रेष्ठा बेंच से उठकर खड़ी होकर ध्रुव के ऊपर बैठ जाती है। बेंच एक एक चेयर का बना था, जिसे श्रेष्ठा अपने पैर ध्रुव के दोनों तरफ करके बैठ जाती है। ध्रुव बस श्रेष्ठा को देखता रहता है। श्रेष्ठा प्रेम को देखकर सीने से लगाती है और ध्रुव के सीने से लगकर कहती है, दी शायद आप मुझे बहुत गलत समझे कि मैं आपके मर्डर्स के साथ रहती हूँ, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकती। ध्रुव के साथ रहना अगर गलत है तो मुझे वो गलती करना मंजूर है। मैं मेरी जिंदगी में अब ध्रुव की इंपॉर्टेंट बिल्कुल अपनी तरह है। फिर धीरे से ध्रुव की कान में कहती है, अगर तुम खुद को सरेंडर कर दो तो मैं भी खुद को सरेंडर कर दूंगी, इस जुर्म में कि मैंने अपनी दी को मारने में तुम्हारा साथ दिया, बिकॉज आई कैन नॉट लीव विथ यू। ध्रुव तो श्रेष्ठा की बात सुनकर दंग रह गया। कुछ देर बाद श्रेष्ठा वैसे ही सो जाती है। ध्रुव खड़ा होकर श्रेष्ठा के दोनों पैर अपनी कमर पर लपेटता है और उसके दोनों हाथों को अपनी गर्दन पर लपेटता है और उसे अच्छे से पकड़कर वहां से जाने लगता है। कमरे में पहुंचते ही ध्रुव श्रेष्ठा को अच्छे से बेड पर लिटाता है, उसके हाथ से फ्रेम लेकर देखते हुए कहता है, चाहे जो भी हो मेरी बीबी बहुत स्ट्रांग है और तुम बहुत वीक थी। तुम मेरी बीबी को मुझसे कभी नहीं छीन सकती। जब मेरी बीबी को तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तब जितना नफरत मुझसे करती थी उससे भी ज़्यादा तुझसे नफरत करेगी, पर मैं सच्चाई कभी भी सामने नहीं आने दूंगा, बिकॉज सी लव
लव्ड यू। जैसे मैं अपने रुद्र भाई से करता था। ध्रुव फ्रेम को साइड में रखकर श्रेष्ठा को बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। सुबह किचन में सभी मिलकर पकवान रेडी कर रहे थे। न्यू ईयर की खुशी में सबकी होठों पर मुस्कान थी। रूमानी डाइनिंग टेबल को सेट कर रही थी, तभी वह अचानक दरवाजे की तरफ देखती है, जहां रूहानी खड़ी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उसे देखते ही रूमानी जोर से चिल्लाती है, दी। चिल्लाते हुए भागकर सीधे रूहानी के गले लग जाती है। रूहानी कसकर गले लगाकर कान पर चिल्लाते हुए, व्हाट ए सरप्राइज दी, आप आ रही हैं, आपने ये पहले नहीं बताया। रूहानी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बताती तो मेरी रुमा के चेहरे पर इतनी खुशी देखने को मिलती क्या। रूमानी रूहानी से अलग होकर उसे देखने लगती है। किचन पर बिजी सभी बाहर आते हैं। रूहानी आगे बढ़कर मायावती के गले लग जाती है। आई रियली मिस यू मम्मा। मायावती की आंखें नम सी हो जाती है, फिर भी मुस्कुराते हुए कहती है, कैसी है मेरी बच्ची। रूहानी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बहुत अच्छी हूँ। रूहानी मायावती से अलग होकर सबसे गले लगकर मिलती है। मायावती दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है, रूह तंस नहीं आए। रूहानी नामे सिर हिलाकर, वो तो मीटिंग मीटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं ना, तो मैं। वह इतना ही बोलती है कि बाहर से आवाज आती है, इसीलिए मैं भाभी के साथ आया हूँ। सबकी नजर दरवाजे की तरफ जाती है, जहाँ वंश अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट पर रखे हुए खड़ा था। उसे देखते ही रूमानी की नजर का मुंह बन जाता है और वंश नोटिस कर लेता है। सभी अब अपने काम में लग जाते हैं। रूहानी अरुणी देवी और अमरजीत से मिलने के लिए चली जाती है। रूमानी फिर एक बार डाइनिंग टेबल पर सेट करने लगती है। वंश डाइनिंग टेबल को देखकर हल्का हंसते हुए कहता है, हे बेचारी, जब भाभी थी तब तो महारानी की तरह बैठी रहती थी, अब पता चला रहा है ना ये काम किसे कहते हैं। रूमानी अपने हाथ एकदम से रोककर अपनी आंखें बंद कर लेती है और वंश को देखकर कहती है, अच्छा तुम्हें बड़ा पता है, मैं आराम करती थी, तुम्हारी नज़र तो हर वक्त मेरी जासूसी करने में लगा रहता है, तुम्हें ना बिजनेसमैन की जगह जासूस होना चाहिए था। वंश अपने दिल पर हाथ रखकर, हाय इतनी तारीफ आजकल किसी ने नहीं की, लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। रूमानी चिढ़ते हुए वहां से चली जाती है। वहीं किचन में विशाखा दोनों को देखकर मायावती से कहती है, लगता है ये दोनों फिर से शुरू हो गए। मायावती मुस्कुराते हुए कहती है, दोनों मिलते ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। विशाखा हंसते हुए कहती है, अगर गलती से भी दोनों की शादी हो गई तो पता नहीं क्या होगा। यह सुनकर मायावती भी हंस पड़ती है। वंश सीधे रूहान के कमरे में घुस जाता है, जहाँ रूहान सबरा को अपने हाथों से सूप पिला रहा था। यह देखकर वंश के तो होश ही उड़ जाते हैं। वंश एकदम जोर से, कहीं मेरी आंख खराब तो नहीं हो गई, या कहीं मैं जगती आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा, बोलते हुए वंश रूहान के पास चला जाता है। सबरा और रूहान दोनों की नजर वंश पर चली जाती है। वंश ड्रामा करते हुए, मिस्टर रूहान सिंघानिया ने शादी कर ली, इतना ही नहीं वह अपनी वाइफ को अपने हाथों से सूप पिला रहा है। ओह गॉड सीरियसली, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। रूहान बाउन को साइड में रखकर सबरा को दवाई देता है। सबरा की नजर तो इस वक्त वंश पर थी, वह वैसे भी वंश को देखते ही वही दवाई खा लेती है। सबरा को अपनी दवाई खाते ही रूहान सबरा के गाल पर हाथ रखकर कहता है, रेस्ट कर लो। वंश आंखें फाड़े दोनों को देख रहा था। सबरा लेटकर आंखें बंद कर लेती है तो रूहान अपनी जगह से उठकर वंश को इशारे से कमरे से बाहर आने के लिए कहता है। जेल में आदित्य चेयर पर बैठा सभी को अपनी डरावनी नजरों से देख रहा था। उसकी नजरों से निहाल राठी सहमे हुए दिख रहे थे। इसके सिवा सब आदित्य के सामने ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। रुक्मणी, आदित्य से हमें झूठे केस में फंसा कर तुम क्या सोचते हो हम डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम तुमसे कभी नहीं डरेंगे। आदित्य उसकी बात को सुनकर कोई रिएक्ट नहीं करता। काफी देर बाद आदित्य अपनी जगह से उठता है और वहां से बाहर निकल जाता है। निकलते वक्त आदित्य पुलिस को कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता है। वहीं दूसरी जेल पर भैरव बिल्कुल पागलों की तरह सबरा के नाम को पुकार रहा था, क्योंकि अभी तक उसे किसी ने भी सबरा की कंडीशन के बारे में नहीं बताया था। उसने खुद को मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस उसे पकड़ कर रोक लेती थी। भैरव दीवार से टिककर आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। आंखें बंद होते ही उसे सबरा की खिलखिलाते हुए हंसने का चेहरा दिखता है। उसकी आंखों के सामने एक नजर दिखने लगता है, जहाँ एक लड़की बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही थी। लगातार उसके होठों पर मुस्कान बनी हुई थी, उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। वह सबरा का चेहरा था। भैरव बंद आंखों से सबरा को देखते हुए कहता है, मोहब्बत इस कदर हो गई है तुमसे कि अपने रिश्ते तक ठुकरा दिए मैंने। तुमसे मेरी वो मुलाकात गलत नहीं थी, बल्कि कायनात का बनाया हमारा रिश्ता ही गलत है। रिश्ता इस कदर बनाया कि तुम्हें पा भी ना सका, फिर भी मैंने कायनात को ठुकरा कर तुम्हें पाने की कोशिश की, लेकिन कायनात ने तुम्हें ही मुझसे छीन लिया। इतना बोलते ही भैरव गुस्से से दीवार पर एक पंच मारकर चिल्लाते हुए, आखिर क्यों जन्मे हम दोनों एक ही कोख से? सिंघानिया भिला सपना लैपटॉप कुछ गिफ्ट देख रही थी। अनुराग उसके पीछे से बाहों में बैठा उसे मदहोश करने वाली खुशबू में खोया हुआ था। अनुराग अचानक से सपना के पेट पर हाथ कसते हुए गर्दन पर किस करते हुए लगता है सपना एकदम सिर उठती है। अनुराग के हाथ सपना की कमर को सहला रहे थे। सपना लंबी सांस लेने लगती है। अनुराग सपना को खोए महसूस कर लैपटॉप को बंद कर साइड में रखता है। इसी बीच अनुराग का सपना को किस करना कंटिन्यू रहता है। अनुराग सपना को लेकर उसके ऊपर आ जाता है और सपना के होठों पर अपने होठ रख देता है। अनुराग सोफली सपना को किस करने लगता है। वह धीरे धीरे सपना के होठों को सोफली और किस करने लगता है। सपना अनुराग को बाहों में बिल्कुल मोम की तरह पिघल रही थी। उसके हाथ अनुराग के बालों को नोच रहे थे। धीरे धीरे अनुराग अपने और सपना के सारे कपड़े उतारने लगता है। सपना की सांसें एकदम तेज होने लगती हैं। कुछ वक्त में पर्स पर दोनों के कपड़े गिरे होते हैं। अनुराग सपना को देखकर, सना प्लीज ओपन योर आइज। सपना अपनी पलकें उठाए अनुराग को देखते हैं। अनुराग सपना के दोनों हाथों को अंगुलियों में अपनी अंगुलियां फंसाता है, फिर सपना की आंखों में देखते हुए उसके अंदर एंटर कर देता है। सपना कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी अनुराग के हाथों पर पकड़ कस जाती है। अनुराग रुककर सपना को देखता रहता है। सपना को जब एहसास होता है तो वह अपनी आंखें खोलती है। अनुराग चुपचाप सपना को एकटक देखता रहता है। उसे ऐसा देख सपना अपनी पलकें झपका देती है। सपना का इशारा मिलते ही अनुराग आगे बढ़कर सपना को किस करते हुए धीरे धीरे प्यार करने लगता है। सपना मदहोशी से अनुराग के बालों को नोचने लगती है और अनुराग बस सपना को प्यार करते हुए डूब जाता है।
जाता है। दोनों के प्यार का सिलसिला करीब 4-5 घंटे तक चलता रहता है। सपना पूरी तरह से थक जाती है। अनुराग सपना के ऊपर से हटकर बगल में लेट जाता है। सपना की सांसें तेज और आंखें बंद थी। अनुराग अपने हाथ सपना के चेहरे पर फिराने लगता है। सपना अपनी सांसों को संभालते हुए मुस्कुराते हुए अनुराग को देखने लगती है। अनुराग के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वह सपना की खुली कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है, जिससे सपना का सीना अनुराग के सीने से सट जाता है और इसके साथ ही चादर भी थोड़ा नीचे धंस जाती है, जिससे सपना का उभरा हुआ सीना दिखने लगता है। अनुराग की नज़र सपना के उभरे हुए सीने पर चली जाती है। जब सपना को यह महसूस होता है तो वह तुरंत खुद को कवर कर लेती है। सपना के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। सपना को शर्माता देख अनुराग उसके माथे को चूम लेता है और उसे बाहों में भर कर कहता है, तुम्हारी रूह से बेपनाह प्यार और जिस्म की आदत लग गई है। मुझे तुम्हें छूना बहुत सुकून देता है। मुझे तुम पर थक हार कर जाओगी तब तक प्यार करूंगा तुम्हें, थक हार कर भी सुकून से भर दूंगा तुम्हें। सपना सर उठाकर अनुराग को देखती है और कहते हैं जिस्म से मिलने से रूह मिलती है, खुद के जिस्म पर आपको महसूस कर सिर्फ सुकून से भर देती है। मुझे आपका प्यार अगर थका देता है तो थकान भी मंजूर है हमें। एक आप ही नहीं जिससे जिस्म की तलब है, हम भी हमेशा आपकी जिस्म से जुड़ा रहना चाहते हैं। अनुराग एकटक सपना की आंखों में देखने लगता है। वहीं सपना भी बस अनुराग की आंखों में देखती रहती है। काव्या बालकनी पर खड़ी सामने की ओर देखकर किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसे अपने कमरे में होते हुए अपनी कमर पर होते हुए पेट पर हाथ महसूस होते हैं। काव्या वैसे खड़ी रहती है। आदित्य अपनी चिन काव्या के कंधों पर रखकर उसके कान में धीरे से, भाई भी ये तुम ऐसे क्या खड़ी हो? काव्या कोई जवाब नहीं देती। आदित्य काव्या की अपनी ओर पलटता है और काव्या अब भी किसी सोच में गुम थी। आदित्य काव्या की चिन को पकड़कर ऊपर करता है, जिसे काव्या की नजरें आदित्य से मिल जाती हैं। आदित्य थोड़ा परेशान होकर, क्या हुआ भाई भी? काव्या अपने हाथ पर पकड़ते हुए मेडिकल रिपोर्ट को दिखाते हुए कहती है, ये सब क्या है और आपने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? आदित्य रिपोर्ट को देखते हुए एकदम चुप हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्या है जिस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट काव्या के पास थी उसमें ऐसा क्या लिखा था कि वो एकदम सीरियस हो जाती है? ये सब अब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। काव्या की इस तरह से कहने पर आदित्य बिल्कुल चुप हो जाता है। काव्या रिपोर्ट को देख कर कहती है, तो आप इसीलिए चाहते हैं कि मेरे कोख में कोई बच्चा ना पले? आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है, फिर बिना कुछ कहे कमरे के अंदर चला जाता है। काव्या उसे पीछे जाते हुए उसके आगे खड़ी हो जाती है। काव्या आदित्य की आंखों में देखकर, बताइए आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? आदित्य काव्या को हाथ को पकड़कर बेड पर बिठा देता है, खुद भी उसके साथ बैठ जाता है। आदित्य काव्या के गाल पर हाथ रखकर बहुत शांति से, वाइफी आज भी मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा टीस होती है कि मैंने तुम पर हाथ कैसे उठा दिया, तुम्हें हर्ट कैसे कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए पर मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं तुम्हें दर्द देने के बारे में सोच तक नहीं सकता। मैंने हमेशा से कोशिश की कि मैं अनजाने में भी तुम्हें दर्द ना दूं। इसी कोशिश का हिस्सा ये भी है। बोलते हुए आदित्य मेडिकल रिपोर्ट की ओर इशारा करता है। आदित्य अब काव्या की गाल से हाथ हटाता है और नजरों को दूर दूसरी तरफ करके कहता है, तुम्हें पता है बचपन में जब अर्जुन भाई और फिर सबका बच्चे होता था तो सब कोई खुशी खुशी सेलिब्रेट करते थे। जिस दिन मेरा था उसी दिन मैंने अपनी माँ की आंखों में खुशियाँ नहीं दर्द देखा। वही दर्द जो एक बेटा अपने माँ बेटे से दूर होने का पर होता है। मेरा बच्चे उन्हें वही दिन याद दिलाता है जिस दिन जन्म होता ही मैं उससे जुदा हो गया। मेरी वजह से माँ को दर्द में देख मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मुझे नफरत होने लगी थी अपने जन्मदिन से। इसीलिए मैं कभी भी इस दिन को सेलिब्रेट नहीं करता। काव्या एकटक आदित्य को देखकर उसके दर्द को सुन रही थी। आदित्य काव्या की ओर मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, जिस दर्द को मैंने अपनी माँ की आंखों में देखा था वह दर्द मैं कभी तुम्हारी आंखों में नहीं देखना चाहता। भले ही मैं अब ठीक हूँ, लेकिन मुझे आज भी ये डर है कहीं मेरी प्रॉब्लम की वजह से हमारा बेबी भी ऐसा हुआ तो। इसीलिए मैंने तुम्हें बेबी करने से मना किया था, लेकिन तुम्हें जब बेबी ने ना होने के दर्द में देखा तो मैंने ये टेस्ट करवाया कि हमारे आने वाले बेबी को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। काव्या आदित्य की नज़रों में पूरी तरह से खो गई। आदित्य को जब ये महसूस होता है तो वह अपने हाथ को बढ़ाकर काव्या की गाल पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? काव्या खोए हुए अंदाज में, क्या मैंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए थे? आदित्य हैरानी से, व्हाट? काव्या खोए हुए अंदाज में बाहर आती है। काव्या आदित्य को देखकर, सीरियसली यू आर द वेरी 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 बेस्ट हस्बैंड। मैंने इतने पुण्य किए होंगे कि तभी आप मुझे मिले होंगे। आदित्य बस मुस्कुरा देता है। काव्या रिपोर्ट को लेकर कबर्ड में रख देती है। वंश सवराग के पास बैठा हुआ था। रोहान बालकनी में किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वंश सीरियस में, देखो सवरा, जहाँ तक मैं रोहान को जानता हूँ उसे तुमने अपनी मर्जी से तो शादी नहीं की होगी, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। उसे लड़कियाँ पसंद नहीं हैं। एक तुम ही पहली लड़की हो जिसके करीब रोहान गया है। मैं उसका फ्रेंड होने के नाते तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी रोहान का साथ मत छोड़ना। सवरा बस गौर से वंश को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। तभी रोहान अंदर आता है। दोनों की नजरें उस पर ठहर जाती हैं। रोहान को देखते ही वंश शरारत भरी नजरों से देखकर उसे कहता है, रोहान अब तूने शादी तो कर ली, अब बता खुशखबरी कब सुनाई रहा है? ये सुनकर जहाँ रोहान कंफ्यूज होकर वंश को देखता है तो वहीं सवरा ब्लश करने लगती है। वह नजरें झुका लेती है। रोहान को कंफ्यूज देखकर वंश, अरे यार तू दिखा तो ऐसा रहा है जैसे तुझे तो पता ही नहीं है कि शादी के बाद क्या होता है। वंश की बातों को घुमाने से रोहान इरिटेट होता है। सीधा सीधा बता नहीं सकता, एक बात को इतना क्यों घुमा रहा है? जो भी बोलना है सीधा सीधा बोल। वंश भी चिढ़ सा जाता है और जोर से चिल्ला देता है, इडियट, मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ। वंश के इस तरह चिढ़कर जवाब देने से सवरा हंसने लगती है। वहीं रोहान पूरी तरह से वंश को खोने लगता है। रोहान जल्दी से वंश की ओर बढ़ने लगता है। वंश बेड से खड़ा होकर, अरे हाँ मुझे एक काम याद आ गया, बोलते हुए वंश भाग जाता है। वहीं सवरा अब जोर जोर से हंसने लगती है। रोहान की नजर अब सवरा पर चली जाती है। सवरा की हंसी देख रोहान उसी में खो जाता है। रात के वक्त मायावती हॉल में इधर उधर घूमते हुए बस
दरवाजे की ओर देख रही थी। वंश कॉल पर बात करते हुए बाहर जा ही रहा था कि उसकी नज़र मायावती पर चली जाती है, जो परेशान होकर बाहर देख रही थी। होल्ड ऑन बोलते हुए वंश मायावती के पास चला जाता है। उसे देखकर, क्या हुआ आंटी, आप इतने परेशान क्यों हैं? मायावती ध्यान बाहर से हटकर वंश पर चला जाता है, परेशान होकर। पता नहीं बेटा, ये रूमा कहाँ रह गई? फ्रेंड के साथ पार्टी में है बोलकर गई थी, 10 बजने को है, पर ना उनका कॉल लग रहा है और ना ही वह आ रही है। रुमानी की के गायब होने की बात सुनकर जैसे वंश का दिल घबरा सा जाता है। वह अपने फोन को कान पर लगाकर, ओके हम कल बात करते हैं इसके बारे में, इतना बोलते ही वह कॉल कट करता है और मायावती का हाथ पकड़कर, आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। मायावती परेशानी में ही हाँ में सिर हिला देती है। वंश भागते हुए पिलासी निकलकर कार में बैठकर चला जाता है। बार में रुमानी अपनी नशीली आंखों के साथ अपने पकड़े गिलास को ध्यान से देख रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे कितनी ज्यादा ड्रिंक की हुई है। रुमानी गिलास को बोल में घुमाते हुए बार बार बैठे सर्व करने वाले से नसीली आवाज में कहती है, भैया ये है तो बड़ी कमाल की चीज, सुना था दुनिया गोल गोल घूमती है, आज दिख भी रही है। इतना बोलते ही रुमानी चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है। उसे इतना ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। रुमानी अपने कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह लड़खड़ाते हुए चल ही रही थी कि एकदम से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वह गिरने वाली होती है कि दो मजबूत हाथों उसकी कमर से होकर पकड़ लेते हैं। रुमानी उसे देखकर बुरा समूह बना लेती है। वंश रुमानी को इतने नशे में देखकर गोद में उठा लेता है और बाहर की तरफ ले जाने लगता है। रुमानी झटपटाते हुए, हे छोड़ो 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 मुझे। वंश बिना रुमानी की बातें सुने चलता रहता है। रुमानी वंश की गर्दन पर जोर से बाइट कर लेती है, पर इससे भी वंश को कोई फर्क नहीं पड़ता। वंश रुमानी को कार में बिठाकर सीट बेल्ट लगाता है और डोर बंद करके मायावती को कॉल करता है। उधर से कॉल रिसीव होते ही मायावती परेशान भरी आवाज में, वंश रूमा मिली। वंश रुमानी को एक नजर देखता है और जो सेलिब्रेट सीट बेल्ट खोलने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। वंश उसे देखते हुए कॉल पर, हाँ आंटी वो मुझे मिल गई है, लेकिन आज वो घर नहीं जाएगी। उसकी फ्रेंड हॉस्पिटल में है तो वह वहीं यही रहेगी, मैं भी यहीं रुक रहा हूँ। उधर से मायावती हाँ में जवाब देती है तो वंश कॉल कट करती दूसरी तरफ से कार में बैठ जाता है। रुमानी सेलिब्रेट सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश करती है। खोलो इसे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। रुमानी के बोलने से ही उसके मुंह से ड्रिंक की सेंट आती है। वंश आगे देखकर, पता नहीं इस लड़की ने कितनी ड्रिंक करके रखी हुई है, मेरा पूरा कार स्मेल करने लग रही है। रुमानी अब वंश के चेहरे को अपनी नशीली आंखों से देखने लगती है, फिर बोलने लगती है, यू नो बट तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। बचपन से तुमने मेरी डोल को मेरे को मारा भी था, वो मेरी सबसे प्यारी और सबसे फेवरेट डोल थी, पर तुमने उसे रुलाया, तुम बहुत बुरे हो। बोलते हुए रुमानी रोने लगती है। वंश तो आज तो अपना सर पीटने लगता है, बड़बड़ाने हुए कहता है, वंश बेटा आज तो तू बुरी तरह से फंस गया है। रुमानी एकदम से चुप होकर फिर एक बार कहती है, और तुमने मेरे नोट्स कॉपी करके चुरा कर मुझे लीजा मैम से मरवाया भी। मैंने सारा होमवर्क किया हुआ था, फिर भी तुम्हारी वजह से मुझे मुर्गा बनना पड़ा। इतना बोलते हुए फिर से रुमानी रोने लगती है। वंश रुमानी को देखकर धीरे से बोलता है, लगता है आज मेरे सारे कारनामे ये बाहर लाकर रहेगी। रुमानी वंश को मारते हुए, तुम बहुत बुरे हो, तुमने 7 क्लास में मेरा ब्रेकअप भी करवा दिया। 7th क्लास में मेरा ब्रेकअप भी करवा दिया। ये सुनकर वंश एकदम से कार रोककर रुमानी का हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से, इडियट लड़की, वो लड़का तुम्हारा यूज कर रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारा ब्रेकअप करवाया। रुमानी खुद को छुड़ाते हुए, मुझे नहीं पता, पर तुमने मेरी लॉलीपॉप भी चुराई थी, मैंने कितनी मुश्किल से अपनी पॉकेट मनी से वो खरीदी थी। रुमानी की ऐसी शिकायतों को सुनकर वंश का गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। वह रुमानी का हाथ छोड़कर उसे देखने लगता है। वही रुमानी शिकायतों पर शिकायत कर रही थी, जिससे उसके होठ हिल रहे थे, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वंश रुमानी के होठों को देखकर जैसे कंट्रोल खोने लगता है। अचानक ही वंश आगे बढ़कर पीछे से रुमानी की गर्दन को पकड़ उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। रुमानी खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। वंश बड़े प्यार से रुमानी के होठों को किस कर रहा था। उसके होठों के स्वाद से वंश जैसे खोसा जाता है। वही रुमानी के होठों को चूमने लगता है। रुमानी बस वंश के कंधों पर हाथ रखकर दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नशे के में होने के कारण वह वंश पर भारी शरीर को 1 इंच तक नहीं हिला पा रही थी। करीब 15 मिनट की किस के बाद वंश रुमानी के होठों को छोड़ देता है और दूर बैठ जाता है। रुमानी पहले अपनी सांसों को कंट्रोल करती है, फिर एकदम से रोने लगती है। वंश अपने होठों पर हाथ फेरते हुए, क्या हुआ, तुम्हारी लॉलीपॉप पसंद नहीं आई? रुमानी रोते हुए, सब कुछ चुराते हो और आज तुमने मेरी फर्स्ट किस भी चुरा ली। मैंने कितनी मुश्किल से इसे अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए बचा रखी थी। बोलते हुए रुमानी जोर जोर से रोने लगती है। रुमानी के आंसू तो नहीं दिख रहे थे, बस उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वंश अब इरिटेट सा हो गया। वह जल्दी से कार स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। कुछ देर में कार एक होटल में रुकती है। वंश को ये अच्छी तरह से पता था कि अगर वह इस हालत में रुमानी को सिंगाने विला लेकर गया तो तब तो रुमानी को एक थप्पड़ तो पड़ना ही था। वैसे तो वंश को भी पता था कि रुमानी कभी ड्रिंक नहीं करती है, इसीलिए उसने इन्फॉर्मेशन निकाली तो उसे पता चला कि किसी ने रुमानी की जूस पर नशीली चीज़ मिला दी थी, जिसका अंदाजा रुमानी को बिल्कुल नहीं था। उसके फ्रेंड्स तो नशे में डांस करने में बिजी थे। रुमानी जैसे ही जूस पीती है तो उसे कुछ देर बाद ही नशा अपना काम करना शुरू कर देता है। रुमानी उसके बाद वह खुद बार में बैठकर ड्रिंक करने लगती है। वंश कार से उतरा और रुमानी की तरफ जाकर उसे गोद में उठा लिया। रुमानी अब शांत होकर वंश को देखने लगती है। रुमानी अपने हाथ वंश की गर्दन पर लपेट उसके चेहरे को बड़े गौर से देखने लगती है। वंश की नजर सामने की ओर थी। रुमानी अब अपने हाथ वंश के चेहरे पर फेरने लगती है, जिससे वंश का ध्यान रुमानी की तरफ चला जाता है। वह कुछ देर तक रुमानी को देखता रहता है, फिर सामने देखकर आगे बढ़कर एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। वंश ने दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर रुमानी को लेकर बेड पर लिटा दिया। रुमानी की नशीली नजरें बस वंश पर ठहरी हुई थी। वंश रुमानी के फुटवेयर निकालकर उसे अच्छे से कंबल में
ढक दिया। उसे देखते हुए रूमानी बोली, तुम बहुत बुरे हो, पर शायद इतने भी नहीं। वंश रूमानी को देखकर मुस्कुराने लगता है, फिर उसके माथे को चूमकर बोलता है, अब सो जाओ। वंश लाइट ऑफ करके साइड लैंप जला देता है और खुद सोफे पर जाकर लेट गया। वहीं थोड़ी देर तक आंखें बंद रखा, फिर आंखें खोलकर रूमानी को देखने लगता है, जो अब बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। उसे देख वंश के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी प्यारी प्यारी कहानियां महसूस करते रहिए, सुनते रहिए। कहानी को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।